हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पे मैं सीटेट का जो सेक्शन है, मेजर सेक्शन जिसको सीडीपी बोलते हैं, इस सीडीपी वाले सेक्शन से मैं क्वेश्चन डिस्कशन करा रहा हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम हो, या सीटेट हो, बीटेट हो या एसटेट हो, इससे संबंधित किसी भी सीडीपी का सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न का मैं डिस्कशन करूंगा और इस सीरीज से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसलिए आप जुड़े रहें और इससे लाभ उठाएं। हम लोगों की टीम पूरी टीम है जो सीटेट के लिए हम लोग कंसर्स हैं, सारे सेक्शन के लिए एक्सपर्टर टीचर हैं और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर एक सीटेट की क्लासेस ले करके आ रहे हैं जिसमें एसटेट की भी क्लासेस होगी। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें। फ़ोन नंबर है 8986327904 पर। आप किसी तरह का इंक्वायरी अगर आपको चाहिए तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यह जो सेक्शन होगा सीडीपी का उसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज के नियमों को, कानूनों को समझने लगता है और समाज में जो भी गतिविधियां हैं उनके अनुसार अपने को रिएक्ट करता है, अपने को समावेशित करता है, समायोजित करता है और उनके क्रियाकलाप को वो एडप्ट करने लगता है, आत्मसात करने लगता है। इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। और ये समाजीकरण की प्रक्रिया जो है ये अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेज में भिन्न भिन्न तरह की होती है। यानी कह सकते हैं यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, अर्थात कहने का तात्पर्य है जब हम लोग बच्चे के विकास की बात करते हैं तो विकास की अवस्थाएं अलग होती है, जो शैशवावस्था से स्टार्ट होकर के शैशवावस्था से स्टार्ट होकर के बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर आप देखेंगे कि वृद्धावस्था तक ये गुजरते हुए जीवन के अनंत जीवन पर्यंत चलती है। और इसमें हर एक अवस्था में ये प्रक्रियाएं भी अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग प्रवृत्ति की, अलग अलग प्रकृति की हो जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार बच्चा अपने एज ग्रुप के अनुसार वो चीज़ों को सीखता है, समझता है और उसके हिसाब से अडेप्ट करता है। इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न को करेंगे यहाँ पे, जो चैप्टर का नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। आइए इस चैप्टर से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने और यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क के सक्रिय सदस्य का तात्पर्य है कि किस अवस्था में बच्चे अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ समायोजित हो जाते हैं, उनके साथ सामाजिक प्रक्रिया में, या वो समाज का विकास हो, देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, इस विकास में भाग लेते हैं। यही प्रश्न पूछा गया है। तो आप सबको पता है, ऑप्शन दे रहा है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। आप सबको पता है कि ये समायोजन की प्रक्रिया जो होती है, यानी ये समवयस्क के सदस्य जो होते हैं ये सक्रिय सदस्य हो जाते हैं प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में वो सारे गुण विकसित हो जाते हैं जिससे बच्चे अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ वो समायोजित करने लगते हैं, उनके हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ए ऑप्शन है परिवार से, दो बी है विद्यालय से, सी है साथियों से, डी है इन सभी से।
कहा जा रहा है कि समाजीकरण, हमने समाजीकरण की बात की कि समाजीकरण वैसी प्रक्रिया है जो बच्चे के आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है, यानी आसपास के लोग, रहन सहन, खान पान और उनका सामाजिक क्रियाकलाप किस तरह है, ये बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है। अर्थात यह प्रश्न पूछा गया है, बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं विद्यालय से, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से, यानी ये तीनों फैक्टर जो है जिससे बच्चे हर एक स्तर पर सीखते हैं। अर्थात डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता डैश भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक ए ऑप्शन है नकारात्मक, बी है अग्रोन्मुखी, सी है सहानुभूतिपूर्ण, डी है तटस्थ। डी है तटस्थ। कहा जा रहा है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो माता पिता की भूमिका आप सबको पता है एक पथ प्रदर्शक की रूप में होनी चाहिए, यानी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का ही नकल करते हैं, पेरेंट्स के पद चिन्ह पर चलते हैं। इसलिए माता पिता की भूमिका जो है यह अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, यानी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, इसलिए ये दिशा या पथ प्रदर्शक की भूमिका में होनी चाहिए। प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चा की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। ए ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, डी है सानिध्य की आवश्यकता। सानिध्य का अर्थ है संरक्षण की आवश्यकता की बात कही जा रही है। अर्थात आप ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है तो संवेगात्मक सुरक्षा, आप ध्यान रखेंगे यह कहा जा रहा है कि यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक की संबंध में आवश्यकता नहीं की बात की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता संबंधित है सामाजिक अनुदान से, सराहना से, बिल्कुल संवेगात्मक सुरक्षा से, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह संबंधित नहीं है। ध्यान रखेंगे यह संबंधित, यानी समाजीकरण मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता के संबंध में बाकी के 3 ऑप्शन है, सी जो है यह संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा क्योंकि यह फिजिकली एक्टिविटीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न है मानव विकास किन 2 के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन 2 के योगदान का परिणाम है। मानव विकास की बात कही जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि मानव विकास में कौन कौन से अवयव, कौन से तत्व उसके सहायक होते हैं। ए ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी ऑप्शन है वंशाक्रम एवं वातावरण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देता है ये वंशक्रम और वातावरण का, यानी ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है मानव के विकास में, क्योंकि मानव के विकास के शारीरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांवेगिक विकास में उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाले फैक्टर बहुत सहायक होते हैं, यानी इन्हीं का परिणाम है मानव का विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम, डी है आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक अधिगम की बात की जा रही है, यानी यह कहा जा रहा है कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्षीकरण अनुभव से, को कहा जाता है। अगर दूसरे के व्यवहार से सीखने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों में या मानव में, तो वह सामाजिक अधिगम होता है, यानी समाज के द्वारा ही बच्चों में ज्ञान का अर्जन होता है और उसका बौद्धिक विकास होता है, जिसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। यानी समाज के द्वारा सीखना। समाज के द्वारा सीखना का अर्थ है, समाज के द्वारा सीखना का अर्थ है कि समाज के द्वारा जो भी एक्टिविटी किए जा रहे हैं उसका असर उस व्यक्ति पर, उस बच्चा पर, उस मानव पर पड़ता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। ए ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है दूरस्थ शिक्षा का, डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। पूछा जा रहा है परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, और उसके बाद डी ऑप्शन है गैर औपचारिक शिक्षा का। यानी ध्यान रखेंगे परिवार एक साधन है, ये अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक यानी परिवार में जो भी एक्टिविटी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके क्रियाकलाप से, उनके एक्टिविटी से छोटे बच्चे उन्हीं का नकल करके सीखते हैं। यानी बच्चों में देख करके सीखने की प्रवृत्ति जो है यह समाज में, परिवार में ही डेवलप होती है और परिवार के बड़े बुजुर्ग से ही वो देख देख करके सीखते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा का एक सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है समाज, यहाँ पूछा जा रहा है सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? समाजीकरण के द्वारा सीखने का। ध्यान रखेंगे समाजीकरण के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? ए ऑप्शन है हरलॉक का, बी है पियाजे का, सी है बेंडुरा का, डी है थॉर्नडाइक का। यहाँ पूछा जा रहा है समाजीकरण, यानी आप देखेंगे ये बेंडुरा ने समाजीकरण की अवधारणा दी थी। समाजीकरण के प्रक्रिया की अवधारणा जो है ये बेंडुरा का दिया हुआ है। यानी समाजीकरण के प्रक्रिया की अवधारणा के साथ सीखने का सिद्धांत जो दिया था ये बेंडुरा ने दिया था, क्योंकि इसने माना था कि बच्चे समाज में ही रह करके अपने एक्टिविटी को, अपने कॉन्शसनेस माइंड को डेवलप करते हैं और वो उनका बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पूछा जा रहा है एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ए ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। पूछा जा रहा है कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात की जाए तो आदर्श रूप से बर्ताव कर आदर्श रूप से, यानी एक शिक्षक का व्यवहार, विचार और उसका शिक्षा ही बच्चों में सामाजिक मूल्य की स्थापना कर सकती है, सामाजिक मूल्य के लिए विकसित कर सकती है। सामाजिक मूल्य की स्थापना उस बच्चों में कैसे हो यह शिक्षक पर डिपेंड करता है, उसके एक्टिविटी और उसके व्यवहार से। अर्थात कह सकते हैं आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थी में शिक्षक जो है सामाजिक मूल्यों की स्थापना कर सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है यहाँ कृतिका। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कृतिका एक गर्ल्स का नाम है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, ये ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी ऑप्शन है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी ऑप्शन है, कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आप ध्यान रखेंगे, जब भी बच्चे के बातों को, भावनाओं को जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा वहाँ बच्चे अपने अंदर के अनुभव को, अपने अंदर के भावना को, अपने अंदर के एक्टिविटी को ज़्यादा खुलकर व्यक्त करेंगे और वो प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कृतिका विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, ज़्यादा एक्टिव रखती है, क्योंकि उसके विचारों को, उसको भावनाओं को ज़्यादा मान्यता मिलती है विद्यालय में। इसलिए डी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। बी है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सी है, समाज में बड़ों का सम्मान करना। डी ऑप्शन है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की बात कही जा रही है। पूछा जा रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो आप जाएंगे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में यह एक्टिविटी, यह भावना डेवलप होती है कि समाज के हर एक वातावरण में को कैसे अपने हिसाब से उसको अडेप्ट कर लें और उसमें समायोजित कर लें, यानी उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लें ताकि सारी चीज़ें बैलेंस रहे। इसलिए डी ऑप्शन होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही शिक्षा का महत्वपूर्ण संदर्भ है समाजीकरण के प्रक्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी, यहाँ पूछा जा रहा है, नर्सरी कक्षा के से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ए ऑप्शन है, मेरा परिवार। बी है, मेरा प्रिय वस्तु। सी है, मेरा पड़ोसी। डी है, मेरा विद्यालय। डी है, मेरा विद्यालय। यानी नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो आप ध्यान रखेंगे, कहा जाता है परिवार ही प्राइमरी स्कूल होता है। प्राथमिक विद्यालय की अगर बात की जाए बच्चों के लिए तो वह परिवार ही होता है, और परिवार से ही बच्चा सारी चीज़ों को सीखता है प्राइमरी स्टेज में। इसलिए कह सकते हैं कि नर्सरी का बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, तो उसके सीखने के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त स्थान जो है वह मेरा परिवार हो सकता है, परिवार हो सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न यहाँ पर है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। ये ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है। बी है सत्य है। सी है कदाचित सत्य है। डी है असत्य है, असत्य है। यानी आप देखेंगे पूछा जा रहा है, जब
कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह सत्य कथन है, क्योंकि समाज में जब भी दो व्यक्ति जो दो लोग एक साथ मिलते हैं तो मिलने के साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के इन्वायरमेंट को, एक दूसरे के पर्यावरणीय संरक्षण को, पर्यावरणीय एक्टिविटी को देखते हैं, समझते हैं और एक दूसरे से तारतम्यता बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात मैं करूं। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। खेल का ए ऑप्शन है खेल का, बी है बाल साहित्य का, सी है दिनचर्या का, डी ऑप्शन है संचार माध्यम का। संचार माध्यम का यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे बड़ा महत्व है, खेल का विशेष महत्व है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में ही ज़्यादा सीखते हैं। अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए, प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो इसमें एक्टिविटी के द्वारा सिखाने की कोशिश की जाती है और वह खेल खेल में ही बच्चे सीख जाते हैं अपने जीवन के दैनिक चर्चा को और वह प्रोग्रेसिव होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे सामाजिक विकास में बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर फैक्टर है तो वह खेल है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी है विकास और सीखना दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीका से सीखते हैं। डी ऑप्शन है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्यता की बात की जा रही है तो आप ध्यान रखेंगे खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन सही है प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि खेलना जो है खेल खेल में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और इसी में संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास मानसिक विकास बच्चों का होता है और इसी के वजह से बच्चे आसपास के पर्यावरणीय संरक्षण या आसपास के जो भी सामाजिक वातावरण होता है उसमें अपने आप को समायोजित करना सीखते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे ये डी ऑप्शन होगा। चलिए ये समाजीकरण की प्रक्रिया से हमने प्रश्न का यहाँ डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।